देखो बेटा, लास्ट क्लास तक हमने देखा था हेलो अल्केन के प्रिपरेशन पूरा देख लिया था हमने, ठीक है। हर तरह से प्रिपरेशन देख लिया था, हैलाइड एक्सचेंज देख लिया था, सब कुछ देख लिया था। आज हम जो देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। ये हम बेटा पहला पॉइंट ये देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। उसके बाद हम डाई हेलाइड्स देखेंगे, ट्राई हेलाइड्स देखेंगे। डाई हेलाइड्स और ट्राई हेलाइड्स से कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके बाद हम ये देखेंगे। आज हमारा पूरा टारगेट यही रहेगा, ठीक है बेटा। बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ए बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या है, मोर इज द नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन एटम जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मॉलिक्यूल उतना ज्यादा होगा। जैसे बेटा अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो सपोज दैट C3H7Cl की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी C2H5Cl से, इसकी ज्यादा होगी CH3Cl से। बेटा अगर कार्बन सेम होगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन में, बॉइलिंग पॉइंट ओपन चेन की ज्यादा होगी ब्रांच चेन से, ठीक है। ब्रांच से ज्यादा ओपन की होगी। जैसे मान लेते मैं 5 कार्बन का हैलाइड ले रहा हूं, देखो बेटा 5 कार्बन के हैलाइड है, इसकी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट 4 कार्बन के हैलाइड से, और इसकी ज्यादा होगी बेटा 3 कार्बन के हैलाइड से। मतलब जितना ब्रांच बढ़ाते जाओगे उसकी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाएगी। ये वंडरवाल का रीजन है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड प्रॉपर्टीज है बेटा सॉल्युबिलिटी। देखो आपका जो अल्काइल हैलाइड है ना, दैट इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो लिख लीजिए हेलो अल्केन या फिर अल्काइल हैलाइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बेटा देखो अभी तक तो जो बताया था फिजिकल प्रॉपर्टी बता दिया, अब हम पढ़ने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पूरे हेलो अल्केन हेलो अल्कीन्स का, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ हेलो अल्केन, ठीक है। देखो बेटा ये हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है। इसी रिएक्टेंट को हम लोग बहुत जगह सबस्ट्रेट भी बोलेंगे, ठीक? और ये इसके साथ जो जुड़ने वाला है इसको हम बोलेंगे Y माइनस को रिएजेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे, रिएजेंट। अब ये रिएजेंट जुड़ेगा तो X माइनस हटेगा, तो हम यहाँ पर कोई ना कोई सॉल्वेंट डालेंगे और इस रिएक्शंस को लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होगा क्या, आपका Y अटैच हो जाएगा और X माइनस अलग हो जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो हम इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। देखो कलश ने पूछा रिएजेंट कौन सा होगा। बेटा देखो रिएजेंट के बारे में अगर हम बात करें तो 2 टाइप ऑफ रिएजेंट ही होते हैं पूरे ऑर्गेनिक में। आपको 2 ही टाइप के रिएजेंट मिलेंगे, ठीक। एक मिलेगा आपको इलेक्ट्रोफाइल और एक मिलेगा आपको न्यूक्लियोफाइल, बस यही दोनों मिलेंगे। दोनों के बारे में मैंने खूब पढ़ाया है, इलेक्ट्रॉन लविंग एंड न्यूक्लियस लविंग। तो हम जो अभी हेलो अल्केन में देखेंगे वो ज्यादातर न्यूक्लियोफाइल टाइप के होंगे या Cl माइनस टाइप के होंगे जो हम जो जोड़ने वाले हैं, समझ में आया। लेकिन 2 ही टाइप के रिएजेंट होंगे, या तो इलेक्ट्रोफाइल होंगे, इलेक्ट्रोफाइल जैसे हो गया सपोज दैट Cl प्लस ही मान लेता हूँ, और न्यूक्लियोफाइल जैसे Cl माइनस हो गया। ये चीज सबको समझ में आ रहा है। हमने एरो के ऊपर सॉल्वेंट लिखा था, तब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्वेंट की, ठीक है। पूरे ऑर्गेनिक में किस टाइप के सॉल्वेंट आप देखेंगे सबकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ओके बेटा देखो 2 टाइप का सॉल्वेंट मैं बता रहा हूँ, प्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक। प्रोटिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होगा जो आपको H प्लस देगा, जो H प्लस दे रहा है उसको बोलेंगे प्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें आपका एसिड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है। अमोनिया हो सकता है, इवन H प्लस देके NH2 माइनस बन जाएगा। तो जो भी बेटा आपको H प्लस देगा ना उसको हम बोलेंगे प्रोटिक सॉल्वेंट। और एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, वो आपको H प्लस नहीं देगा। पहले ये समझना है कि H प्लस आयन नहीं देने वाला है। तो फिर क्या हुआ, तो बेटा एप्रोटिक को भी हमने 2 भाग में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि मान लेते कोई सॉल्वेंट है, देखो बेटा जैसे कि अगर मान ले मैंने बोला कोई ईथर है, ठीक है, CH3OCH3,
तो ये भी एक तरह का सॉल्वेंट है ना, लेकिन ये H प्लस तो नहीं दे रहा है, तो ये क्या हो गया, पोलर सॉल्वेंट। ये हो गया बेटा पोलर सॉल्वेंट। तो कौन कौन सा हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, ईथर हो सकता है, DMF हो सकता है, DMA, ये सब सॉल्वेंट का नाम है बेटा। DMSO हो सकता है, सबका नाम मैं बता दूंगा। और नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या हो सकता है, जैसे बेंजीन, हेक्सेन, ये सारा लिक्विड फॉर्म में है, साइक्लोहेक्सेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब जो है ना बेटा नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे मैंने लिखा बेटा DMF, DMF का मतलब क्या होता है, आसान है, डाइमिथाइल फॉर्माइड। तो आपको फॉर्माइड, डाइमिथाइल फॉर्माइड है ना, ओके, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड का बेटा ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद DMA का मतलब हुआ डाइमिथाइल एसिटामाइड, सिंपल है, एन पे दो मिथाइल ग्रुप जोड़ दो, डाइमिथाइल हो गया एसिटामाइड। तो यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड हो जाएगा, अमाइड ग्रुप, तो इसको बोलेंगे डाइमिथाइल एसिटामाइड। बेटा DMSO का मतलब डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, सिंपल है, सल्फर के साथ दो मिथाइल लगा होगा, और सल्फर किस फॉर्म में होगा, ऑक्साइड फॉर्म में। तो बेटा ये तीनों मैंने लिखा है, तीनों का तीनों पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो। देखो बेटा रिएजेंट बता दिया, सॉल्वेंट समझ में आ गया, सबस्ट्रेट रिएक्टेंट आपको दिया रहेगा, प्रोडक्ट बनाना है। अब ये सब मिला के जो रिएक्शंस आप करने वाले हो, उस रिएक्शन की हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म। अभी तो मैंने इंट्रोड्यूस कराया, अब मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है बेटा। आपका हेलो अल्किन का जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तो आप ये खाली समझो कि अगर मान ले हमको हेलो अल्किन बनाना है, X माइनस अटैच करना है, या फिर इसका रिएक्शंस देखना है, इसका रिएक्शंस देखना मतलब Cl माइनस को हटाना होगा और कोई और माइनस को लगाना होगा, तो दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। हम आपको पहले ही बता चुके हैं जो ग्रुप डिटैच होता है वही नेचर का ग्रुप आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो जो भी हम रिएक्शंस पढ़ेंगे हेलो अल्केन का, वो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, न्यूक्लियोफाइल बेटा जाके सब्स्टिट्यूट करेगा और हैलोजन को रिमूव करेगा, दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से यहां तक तो समझ में आ रहा है। देखो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट द एटम इन द रिएक्टेंट एंड कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कोई न्यूक्लियोफाइल है, एटम को सब्स्टिट्यूट करके खुद आ गया, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को मैं SN लिखूंगा। ये दो टाइप का होता है, एक होता है SN1 और एक होता है SN2। SN1 को क्या बोलते हैं, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वन मतलब यूनिमोलिक्यूलर, और SN2 को बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके बेटा, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, कुछ चीजें पहले बात करते हैं। SN1 रिएक्शन बेटा के बारे में, इट इज टू स्टेप रिएक्शन, ये दो स्टेप में रिएक्शंस होंगे, ठीक है, मोर देन वन स्टेप है, टू स्टेप। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन इंटरमीडिएट स्टेप या इन इंटरमीडिएट बीच में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, बीच में कहीं कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। अब देखो अगर मैंने बोला ये SN1 है यूनिमोलिक्यूलर, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस सिर्फ और उसका रेट सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा और किसी पर डिपेंड और आता है कि सर और किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब किस पर, तो बेटा ये कभी भी रिएजेंट पर डिपेंड नहीं करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट पर ही डिपेंड करेगा। अब बेटा जनरल रिएक्शंस की बात करें, देखो कोई मेरा अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, C है, इसके साथ X लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर मान लेते R डैश है और यहाँ R डबल डैश है, या हाइड्रोजन है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, या चलो मैं हाइड्रोजन एक में लगा देता हूँ।
ये मेरा एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक। इसको आपने न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक रिएक्ट किया तो न्यूक्लियोफाइल आके आपका जुड़ जाएगा सी के साथ आर, आर डैश एच और न्यूक्लियोफाइल और एक्स माइनस। बट ये रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। मैंने बोला ये 2 स्टेप का रिएक्शन है, तो हम इसके मैकेनिज्म पे समझें। देखो बेटा, अगर इस मैकेनिज्म की बात करेंगे तो ये 2 स्टेप का मैकेनिज्म है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में क्या होगा, आपका कार्बोकेटायन बनेगा। आप देखना यहाँ पर मैंने न्यूक्लियोफाइल नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया कि इसमें किसी का जरूरत ही नहीं, अपने आप कार्बोकेटायन बनाएगा और X माइनस अलग हुआ, ये बन गया आपका कार्बोकेटायन। अब जैसे ही कार्बोकेटायन बना, आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि कार्बोकेटायन बनेगा तो इसकी स्टेबिलिटी, रीअरेंजमेंट सब कुछ होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, कार्बोकेटायन sp2 हाइब्रिडाइजेशन का होता है, मतलब ये हो गया एक तरह का ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। अब बेटा सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सी के साथ आर डैश, आर और एच है, सी प्लस। न्यूक्लियोफाइल अब जाकर के अटैक करेगा और बन जाएगा सी के साथ NU, आर, आर डैश और हाइड्रोजन। अब देखो, अगर हम गौर करेंगे बेटा, तो इस कार्बन पे चारों ग्रुप मैंने अलग लिया है और यहाँ भी चारों ग्रुप अलग बना है। तो हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं क्या, इसका आइसोमर्स मतलब इनैंसियोमर्स टाइप। एवरीबॉडी, सबको पता है इनैंसियोमर्स क्या होता है, तो ये इसका मिरर इमेज भी बना सकते हैं क्या। अब अगर हमने ये बना लिया तो दिस इज इनैंसियोमर्स। तो यहाँ पर अब एक स्टेप क्या आया कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स भी होगा, ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। तो देखो क्या क्या आपको समझना, रिएक्टेंट से कार्बोकेटायन लाना स्टेबल, स्टेबल नहीं है तो उसको पूरा रीअरेंजमेंट करके स्टेबल रखना है। उसके बाद जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करोगे तो देखना ये कहीं कायरल सेंटर तो नहीं है, और अगर ये कायरल सेंटर है तो आपको उसका इनैंसियोमर्स भी बनाना पड़ेगा। एवरीबॉडी गेटिंग दिस। अब बेटा SN1 तो आपने अच्छे से सीख लिया, अब हम बात करते रेट ऑफ SN1। मतलब SN1 बहुत सारे रिएक्शंस दे रहे, लेकिन फास्ट कौन देगा। तो बेटा 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन सिंपल C3H। सबसे ज्यादा SN1 कौन देगा, 3 डिग्री देगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन, देन CH3X। ओके, अगर मैं पूछूंगा कि बताओ रेट ऑफ SN1 सबसे ज्यादा किस में होगा, Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस या I माइनस में, टेल मी। तो अब मैंने पूछा कि SN1 सबसे ज्यादा कौन सा न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होगा, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। ये क्वेश्चन फालतू का क्वेश्चन है, मैंने क्या बताया, SN1 न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं, तो सबका रेट तो सेम ही होगा ना यार। अभी ना बताया, वो सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट 3 डिग्री है, 2 डिग्री है या 1 डिग्री है। गेटिंग एवरीबॉडी। थर्ड क्या है कि रेट ऑफ SN1 डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करेगा, क्योंकि सॉल्वेंट जितना अच्छा, कौन सा सॉल्वेंट आपका होना चाहिए, तो आपको आज के बाद याद होना चाहिए, polar protic solvent is favorable for SN1 reaction. I repeat, polar protic solvent is favorable for SN1 reactions। क्यों? क्योंकि बेटा ये सॉल्वेंट है ना, अल्काइल हैलाइड को आयोनाइज करने में मदद करेगा, और जितना अच्छा पोलर प्रोटिक होगा, मतलब जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद है, एक बार बताया था, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितनी ज्यादा होगी वो उतना अच्छा पोलर प्रोटिक, और वो उतना अच्छा अल्काइल हैलाइड को आयोनाइज करेगा और उतना जल्दी कार्बोकेटायन बनेगा। तो कौन सा सॉल्वेंट फेवरेबल SN1 के लिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज फेवरेबल फॉर SN1 रिएक्शन। यही स्टेटमेंट आपको लिखना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज फेवरेबल फॉर SN1 रिएक्शंस। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मैंने बता दिया, एक दो एग्जांपल लिख लेना। रेट ऑफ SN1 एक और डिपेंड करेगा किस पर, लिविंग ग्रुप पर। लिविंग ग्रुप,
लिविंग ग्रुप का मतलब क्या? अगर बेटा अल्काइल हलाइड में आर आई है तो इसका रेट ज्यादा होगा देन आर बी आर से, देन आर सी एल से, मतलब ये ग्रुप जल्दी डिटैच होगा, कार्बन से बहुत जल्दी डिटैच होगा आई, और जल्दी कार्बोकेटायन देगा। तो लिविंग ग्रुप इस आई को, आई माइनस बी आर माइनस, इसको हम बोले लिविंग ग्रुप, क्योंकि ये रिएक्टेंट से लीव हो रहा है। तो जितना बड़ा हलाइड होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, वो SN1 को उतना फास्ट करेगा। आया समझ में? देखो बेटा, हमने क्या किया, पहले आपको है ना, सबसे पहले हमने बताया रिएजेंट के बारे में, उसके बाद हमने सॉल्वेंट बता दिया। अब पूरी रिएक्टेंट की चर्चा हमने कर दी कि रिएक्टेंट कैसा होगा, क्या होगा। अब हमने प्रोडक्ट के बारे में चर्चा नहीं किया कि प्रोडक्ट बनेगा तो कैसा बनेगा, एक सिर्फ चर्चा किया था ऑप्टिकल वाला, ठीक है। अब हम थोड़ी प्रोडक्ट की चर्चा करते हैं, ध्यान देना थोड़ा अच्छे से, ठीक है। समझना बेटा, अगर मान ली कोई मेरा रिएक्टेंट है जिससे 4 ग्रुप लगे हुए हैं, R1 R2 R3 और Br, ठीक। देखो यहाँ पर आपके लिए नया वर्ड डाल रहा हूँ, सॉल्वेशन। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सॉल्वेशन, ठीक है। सॉल्वेशन कहीं कहीं आपको सॉल्विलाइसिस लिखा रहेगा, सॉल्वोलाइसिस, ये सारे वर्ड लिखे मिलेंगे। तो ये क्या होगा बेटा, अब कार्बोकेटाइन बना देगा, ठीक है। एक तरह से ये R1, ये R2 और एक R3। अब देखो बेटा, ध्यान अगर देंगे तो इसके पास एक p ऑर्बिटल पूरी तरह खाली है, p ऑर्बिटल पूरी तरह खाली है। अब बेटा देखो, आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ये अटैक कर सकता है। तो अगर बेटा जब ऊपर से अटैक करेगा, टॉप से अटैक करेगा, अगर बेटा नीचे से अटैक करेगा तो ये R1 R2 R3 ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो कभी कभी पूछा जाता है इन्वर्जन प्रोडक्ट, तो बेटा दिस इज इन्वर्जन प्रोडक्ट। और ये एज इट इज बनाना, तो इसको हम बोलेंगे रिटेंशन, मतलब रिटेन एज इट इज, रिटेंशन प्रोडक्ट। आया समझ में, इन्वर्जन प्रोडक्ट और रिटेंशन प्रोडक्ट। बेटा ये दो मैंने SN1 के क्वेश्चन दिए या सिंपल क्वेश्चन दिए अल्काइल हैलाइड के, जो प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सही जवाब दिया। बेटा ये तीसरा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर मैंने नीट का क्वेश्चन दिया है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो बेटा मैंने आज SN1 रिएक्शन हेलो अल्कीन का पूरा खत्म कर दिया, उस पर 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे SN2 मैकेनिज्म के बारे में और आगे की प्रॉपर्टीज के बारे में डील करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एवरीबॉडी।